हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज काफ़ी टाइम बाद स्वागत है आप सभी का, क्योंकि काफ़ी टाइम से, अभी कुछ दिनों से टाइम का थोड़ा इशू हो रहा है। इस वजह से वीडियोस नहीं आ पाई थी। बाकी कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस लाई जाए, और डेली ना हो सके तो कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक टेस्ट सॉल्व किए जाएं। ठीक है, कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं जैसे भी रहता है। तो भाई आज जैसे ही टाइम मिला है, तो आज हम लगाएंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए लाइव टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया एसएससी सीजीएल टीयर 1 अल्टीमेट लाइव टेस्ट 1-3 एआई जनरेटेड के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन, और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट से आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपके एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो ये जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लाइव टेस्ट है, ये टेक्स्ट बुक के प्लस ओलिव बोर्ड के सबके हम लगाते रहते हैं। तो उन सभी जो इससे पहले के टेस्ट हुए हैं उन सब के सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। उनके सॉल्यूशन की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप इससे पहले के भी जो मॉक टेस्ट हैं लाइव, उनके सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बिना किसी देरी के। स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू हो गया। तो जैसे कि आप सबको पता है भाई, टाइम का इशू हो जाता है काफ़ी, है ना, तो इसलिए बेफिजूल की बातें नहीं करेंगे। केवल केवल टेस्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन कम करूंगा। मेन फोकस रहेगा कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन अच्छे से किया जा सके। ठीक है। तो आपको पता है जीके जीएस अपन करते हैं 5 मिनट में, है ना। जीके जीएस हम करेंगे 5 मिनट में। 10 मिनट में इंग्लिश को देते हैं, 15 मिनट, सॉरी 10 मिनट हम देते हैं इंग्लिश को, 15 मिनट देते हैं हम रीजनिंग को। उसके बाद बाकी का जो 28 से 30 मिनट होता है उसको मैथ्स को देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसी क्रम में अटेम्प्ट करेंगे। ऐसे ही मैं एग्जाम में अटेम्प्ट करता हूँ, ऐसे ही यहाँ पे अटेम्प्ट करूंगा। आप भी जो मॉक टेस्ट का क्रम होता है उसी को एग्जाम में फॉलो करना। ठीक है। चलिए, एशिया में नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाले प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे मिला है रेमन मैग्सेसे, नहीं पता तो आगे बढ़ेंगे तेजी से। ठीक है। सल्तनत काल के दौरान गया में बने सूर्य मंदिर में एक शिलालेख है जिसमें 2 बार सुल्तान का नाम है। यह कौन सुल्तान है भाई? सूर्य मंदिर में किसका है भाई? इसका भी नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं भाई। प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य पुस्तक पंचवटी, पंचवटी किसने लिखी है अपनी? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। आप सबने पढ़ा होगा 11th 12th में, अगर इनकी रचनाएं वगैरह पढ़ी होंगी तो। इसको मैच करना है, तो एक बार ऑप्शंस भी दिख जाए हमें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। अब इसमें से डोडा बेटा सबको पता है। डोडा बेटा कहाँ पे? सेकंड हाईएस्ट पीक है, तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो ए का 4 होना चाहिए, और ए का 4 एक ही ऑप्शन में। लो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कानून एवं व्यवस्था संबंधित शीर्ष 3 देश कौन से थे? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ नहीं पता। आगे बढ़ेंगे तेजी से। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक कौन है? यार आज तो मुझे लग रहा है जीके में 5-7 क्वेश्चन भी नहीं आते, सारे ऐसे क्वेश्चन है। मुगल सॉरी गूगल को मुगल पढ़ रहा हूँ। गूगल द्वारा पेश किए गए क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का नाम क्या है जिसे अभूतपूर्व कंप्यूटेशन प्रगति हासिल की है? क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। तो भाई पता नहीं, क्वांटम एज हो शायद, आई एम नॉट श्योर। बांगर मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह व्यापक खेती के लिए उपयुक्त है। बांगर जो व्यापक खेती के लिए है क्या? नहीं, खादर जो होती है ना वो उपजाऊ होती है, वो होती है व्यापक व्यापक खेती के लिए। गंगा के मैदान के बड़े हिस्से को शामिल करता है। बाढ़ के कारण मृदा बार बार नवीनीकृत होती है। ये खादर के बारे में बता रखा है इसने। तो फर्स्ट और थर्ड तो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड, जैसे फर्स्ट एलिमिनेट किया तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को स्कूल में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य में सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन मिड डे मील की योजना किस स्टेट में सबसे पहले शुरू की गई थी? न जाने कितनी बार आया हुआ है। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर।
कौन सा अनुच्छेद किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है? देखो पहली बात तो आपको नहीं भी पता क्लॉज वगैरह, तब भी आपको पता है रोजगार से संबंधित आर्टिकल 16 ही है। तो रिजर्वेशन हो, उसमें सॉरी, रोजगार में रिजर्वेशन वगैरह हो या कुछ भी चीज़ें हो, आर्टिकल नंबर 16 के क्लॉज होते हैं वो, ठीक है। एजुकेशन की बात आएगी तो 15 होगा। अति चुंबकीय क्षेत्रों के उत्पादन की तकनीक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित थी? नो आइडिया, आगे बढ़ेंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मवेशियों की कुल पशु जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा है। मवेशियों की कुल पशुधन जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा है। क्या लिखा है भाई ये? कैटल अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द टोटल लाइफ स्टॉक। अच्छा ठीक है, जो पालतू पशु होते हैं, लाइफ स्टॉक होता है, उसका 50% से ज़्यादा, ये क्या बोलना चाह रहा है कि मवेशी है। 50% से ज़्यादा मवेशी, आई थिंक मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। मछली उत्पादन के कुल मूल्य के आधे से अधिक के लिए समुद्री क्षेत्र से मछली का उत्पादन होता है। उत्पादन के कुल मूल्य के आधे से अधिक के लिए समुद्री क्षेत्र से मछली का उत्पादन होता है, ये तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जो इनलैंड फिशरीज है, जो अ, आंतरिक क्षेत्र में होता है ना, वो ज़्यादा होता है, समुद्र से नहीं होता। ठीक है, मेरे हिसाब से दोनों गलत होने चाहिए। एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ, फिर से आगे बढ़ते हैं जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन कौन सा कथन नहीं है सही, है बताना है। बॉम्बे से शुरू हुआ था, ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई, तो बिल्कुल सही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी सत्याग्रह का राष्ट्रीय आह्वान किया था, मरो मारो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता से शुरू किया गया था, ये भी ठीक है। तो भाई सारे ठीक है, कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। चूने का पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारने से चूने का पानी दूधिया हो जाता है, प्रक्रिया में कौन से पदार्थ बनता है? ये शायद एनटीपीसी का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है, इसका शायद CaCO3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल की लवणता के संबंध में विचार करना है। इसे ppm में के संदर्भ में मापा जाता है। ppm पर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नहीं दिख रहा। कैल्शियम क्लोराइड समुद्री जल का प्रमुख घटक है। कैल्शियम नहीं, सोडियम है आई थिंक, ये तो गलत होना चाहिए, सेकंड तो गलत हो जाएगा। और नीचे क्या है? 13, ठीक है। महासागरों की औसत लवणता 35 पार्ट्स प्रति 1000 है। ये तो ज्योग्राफी में दे रखा है, शायद 35 ही है ये तो, है ना। हम्म फर्स्ट वाला ppm नहीं होता, शायद इसका कुछ और होता होगा। एक भी गलत है और दो भी गलत है, तो तीन ही बचा, खाली ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा के सभापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के सभापति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद से हटाया जाए। सही बात है, क्योंकि वो पहले उपराष्ट्रपति होते हैं ना। सभापति सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सही बात है। सभापति यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो गलत है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में किसका मुख्यालय है? ये अभी किसी PYQ में भी आया हुआ था, शायद रेलवे के किसी एग्जाम में था ये। IMO करके कुछ था उसका, लंदन का। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, IMO, ठीक है। आई थिंक होना चाहिए, जो PYQ मैंने देखा था अभी रिसेंटली। UPI और डिजिटल पेमेंट भुगतान के संबंध में कथनों पर विचार करना है। UPI मूल्य के संदर्भ में सभी डिजिटल लेन देनों का 80% से अधिक हिस्सा रखता है, ये तो गलत बात है। गांव देहात के इलाकों में कौन इतना ज़्यादा नहीं करते ना। 18 से 24 के बीच UPI के माध्यम से लेन देन की मात्रा 40 गुना से अधिक बढ़ गई है। ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट एग्जैक्ट नंबर दे रखा है, तो शायद दोनों गलत हो। दोनों के साथ जाते हैं कि दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पौधे का उपयोग पर्यावरण के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए जैव संकेतक के रूप में किया जाता है? बहुत बार आया हुआ, बहुत फेमस क्वेश्चन। लाइकेन जो है ना, वो पर्यावरण के स्वास्थ्य का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुदाई, एहोल, रावण, ये सब नहीं पता, आगे बढ़ते हैं ना, टाइम बहुत हो चुका है। राज्य के लिए राज्य वित्त आयोग 243 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। GDP अपस्फीति कारक के संबंध में कथनों पर विचार करना। GDP अपस्फीति कारक का मूल्य एक से अधिक है, तो इसका अर्थ है कि नाम मात्र यानी नॉमिनल GDP रियल GDP से अधिक है। अगर एक से अधिक है तो रियल GDP से अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ये उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को ध्यान में रखता है जो देश के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में ले आते हैं, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल सी बातें दोनों, तो ऑप्शन नंबर
अरे भाई ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु एक वस्तु को अधिक प्राप्त करने के लिए अन्य वस्तुओं और सेवाओं की जिस मात्रा का त्याग करना पड़ता है उसे वस्तु की डैश लागत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं। आसान सा सवाल है तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय परिसंचरण तंत्र के बारे में तंत्र एक प्रमुख भूमिका निभाता है। एक औसत हृदय स्पंदन प्रति मिनट 72 बार होता है। बिल्कुल सही बात है, 1 मिनट में 72 बार होता है। डर में हृदय की स्पंद स्पंद कम हो जाती है, गति तो बढ़ जाती है ना, तो बी तो गलत होना चाहिए, तो ये भी गलत, ये भी गलत। और कोई है क्या ऑप्शन? तो लो, एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, बाकी सब गलत हो गए। 1888 मद्रास में आयोजित राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? नो आइडिया, सी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखा, 10 मिनट बेफिजूल के खर्च हो गए बताते बताते। इंग्लिश कहाँ पे है भाई? इंग्लिश, इंग्लिश शेरी। क्या बताना है इसमें? एक्टिव, पैसिव, द सिक्योरिटी काउंसिल। बाकी इंग्लिश मेरी आप ना ही देखो तो ही बेहतर है, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी है। मत देखना, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल पास द अमेंडमेंट। द अमेंडमेंट वाज पास्ड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। पहले ही सही दे रखा है, लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग। आसान सवाल है भाई, सारे ऐसे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेट कोल्ड फीट। कोल्ड फीट मतलब होना क्या? नर्वस हो जाना। तो फील नर्वस अबाउट, बिल्कुल सही। आसान पेपर है, मतलब शुरू के तो क्वेश्चन आसान ही दिख रहे हैं यार तेरी। इनको देखेंगे भी नहीं, आगे बढ़ेंगे तेजी से। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर आई डिड। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी, नॉर डिड आई होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑकरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ द सेड पर्सन। फ्यूजिव, गेरियस, फ्यूजिटिव, पोस्थमस। आफ्टर द डेथ की बात चल रही है तो पोस्ट इसी शब्द में है, तो आई एम नॉट श्योर। हो सकता है बाकी। टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, अवॉइड स्टार्वेशन, ब्रेक द डील, ये होना चाहिए ना। एंट्री प्रोहिबिटेड, ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, टाइम बहुत कम है। द प्रिंसिपल सेड टू अस टुडे यू विल गेट योर डिप्लोमास। द प्रिंसिपल सेड टू अस दैट ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, ऑन दैट डे, ऑन दिस डे गलत हो जाएगा, दैट डे। विल का वुड हो जाएगा, ये गलत हो गया। गेट आवर डिप्लोमास, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Herbalism had become an all but extinct skill in the Western world. Come an all but extinct skill. No idea. Next देखते हैं, अभी बाद में देखेंगे ना, टाइम कम है। The defendant's lawyer argue that his past offense were dash to this case. Were irrelevant. ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? रूमिश, रिच, शायद रिच होता है ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। he has been he has been presented of honorary awards। क्या बताना है? एरर बताना है। been presented of honorary awards। presented of, presented के साथ ऑफ आएगा, आई थिंक विद आना चाहिए ना, शायद ये गलत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए बताना है। अ मॉन्यूमेंट टू सी इट्स वर्थ, क्या है ये? अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग इन आगरा। ताजमहल इज वन ऑफ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट्स, ये होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू एनी मोर। इसका क्या मतलब होता है भाई? स्कॉल्ड, 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 नो आइडिया। आगे बढ़ते हैं। ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। क्या बताना है इसका आपको? पैसिव वॉइस बताना है। तो अ वेबसाइट वॉज बिल्ट है, तो सेकंड फॉर्म वॉज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर है ना, बिल्डिंग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यार इसको बाद में देखेंगे। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली। प्रिसाइज, स्ट्रिक्ट, न्यूट्रल, वर्बेटिम। तो वर्ब शब्द तो यहीं पे आ रहा है, वर्बे, तो ये होना चाहिए आई थिंक, नॉट श्योर।
द टू कह रहा हूँ, द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर। विद वन अदर होता है या विद ईच अनदर होगा, या ईच अदर आएगा ना, वन अनदर थोड़ी आएगा। यही पूछा होगा एरर। तो ये है गलत वाला ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगेन इस सवाल को नहीं देखेंगे भाई, बहुत टाइम खाया था ये। अरे यार, पैसेज दे रखा है इसने भाई क्लोज टेस्ट की जगह। टोन ऑफ द पैसेज मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, आगे बढ़ूंगा। इसमें क्या पूछा है, वर्ड इनडिस्क्रिमिनेट एज यूज्ड इन, इसका क्या बोला है सिनोनिम। डिस्क्रिमिनेटरी, अनसेलेक्टिव, पार्शियल। देख लेते हैं एक बार, अच्छे से देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेशन ही लिखा हुआ है, और क्या। अच्छा, इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का क्या होगा, डिस्क्रिमिनेटरी, अनसेलेक्टिव, ये होना चाहिए ना, और क्या होगा। उसमें देखना ही क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन। Operations in around Gaza from the passage can be inferred military operation in and around Gaza। तो भाई पढ़ लेते हैं एक बार इसको अच्छे से नहीं मतलब तेजी से। हम्म, गाजा का अटैक कहाँ गया, हमास अटैक। गाजा ऑपरेशन, मिलिट्री जो ऑपरेशन कर रही है कुछ, मिलिट्री इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशंस। तो भाई पिछले वाले का शायद हमने गलत कर दिया, उसको एक बार ठीक कर लेते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट है ना। अच्छा, इसका ही तो पूछा था। क्या है, क्या मैं क्या बोल रहा हूँ यार। led to thousands of death included large number of ये तो पूछा है इसने शायद। इजरायली मिलिट्री इनडिस्क्रिमिनेट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की बात चल रही है। दे आर टारगेटेड ओनली एट ह्यूमन मिलिटेंट्स, दे आर कॉजिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिविल कैजुअलिटीज, लार्ज नंबर ऑफ इनोसेंट पीपल। बिल्कुल सही बात है, सेकंड सही लगेगा। बाकी जल्दी से आगे बढ़ते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। इफेक्टिव टाइटल फॉर अ पैसेज, गाजा वगैरह की बात चल रही है भाई ये सब। इजरायली मिलिट्री माइट पावर तो नहीं होना चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। एनिवर्सरी ऑफ, ये सब कहाँ दिया हुआ है इसने। सिविलियन सफरिंग इन अ गाजा कन्फ्लिक्ट, ये सही सा भी लग रहा है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्बिनेशन ऑफ वर्ड कंपाउंडेड, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, इंक्रीज्ड। लो आसान सा सवाल। चलिए भाई, कितने हमने इसमें अटेम्प्ट कर लिए, टोटल कितने अटेम्प्ट कर लिए भाई इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन आई थिंक छूटे हैं हमारे। चलो अब जल्दी से चलते हैं रीजनिंग पे, तेजी से भाग के। चलो भाई, ऑलमोस्ट सेम ही है, 2 मिनट लेट है बस। चलो, टारगेट को ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको, ठीक है। टारगेट को 17 कैसे लिखा जा रहा है, 2 4 6, 6 में 11 प्लस कर दिया, 4 में 11 प्लस कर दिया, तो इसमें 2 4 6 में 11 प्लस करेंगे तो 17 ही आना चाहिए, बट नहीं आ रहा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से लिखना शुरू कर दो। 20 एक टारगेट के प्लेस वैल्यूज, ठीक है। 7 ई, सॉरी, TAR, आर कितना होता है, आर 7 E और T, ठीक है। 9 8 8 16 4 20 और 1 21, 2 4 5 6 7, 71 को 17 कैसे लिख सकते हो, उल्टा करके लिख रहे हो, बिल्कुल सही बात है। सिल्क SIL और K, 18 20 और 1 21, 2 3 4 5, 51 को 15, बिल्कुल से उल्टा करके लिख दिया है। तो फ्रॉस्ट को कैसे लिखेंगे, फ्रॉस्ट को 6 R 15 19 और 20, ठीक है। 14 और 14 और 10 24 और 4 28, 2 3 4 5 6 7, 78 को कैसे लिखोगे आप, 87, ठीक है। आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 लड़के राम सुमित ये सब हैं, और कहाँ बैठे, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में। देखो, दो चीज़ मैंने हमेशा आपको बोली है कि एक तो ये देख लो किस शेप में बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं, किस डायरेक्शन में बैठे हैं, केंद्र के विपरीत डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक सेंटर है, वो सेंटर कह रहा हूँ सर्कल है। 8 लड़के हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लोग हो गए जो कि सेंटर के अपोजिट, यानी कि ऐसे करके बैठे हैं, ठीक है। तो इनका दायां जो इधर होगा, बाएं इधर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है।
सुनील राम के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सुनील राम के, तो अगर राम यहाँ बैठा है तो राम के ठीक बाईं ओर यहाँ पे कौन बैठा है? सुनील बैठा है। ठीक है, ठीक बाईं ओर। राम राहुल के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। राम जो है राहुल के बाएं से, राहुल के एक दो तीन चार, अगर राहुल यहाँ बैठा है तो राम यहाँ बैठा है। ठीक है, एक दो तीन चार। ठीक है, सुनील राम के ठीक बाईं ओर बैठा है। सुनील राम के ठीक बाईं ओर, ये तो हो गया ना। अमित राज के दाएं से चौथे स्थान पर है। अमित तो राज यहाँ दिख रहे हैं कि नहीं? राज राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। राज राम के दाएं से दूसरे स्थान यानी कि यहाँ पे है। अनिल सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर है। सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर अनिल दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। अमन सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। अमन सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सुनील के दाएं से दूसरे स्थान यानी कि यहाँ पे कौन आएगा ये बताना है। तो अमित राज के दाएं से चौथे स्थान पर है। अमित राज के दाएं से एक दो तीन चार, यहाँ पे तो अमित आ गया भाई। ठीक है, दाएं से चौथे स्थान पर। राज राम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अनिल सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अनिल जो है वो सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार कैसे बैठ सकता है। अनिल सुमित के बाएं से दूसरे, अगर सुमित यहाँ तो यहाँ नहीं बैठ सकता। सुमित यहाँ अगर होता तो अनिल यहाँ पे हो जाता, और अगर सुमित यहाँ होता, सॉरी ये तो दायां हो जाएगा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। अनिल सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर सुमित यहाँ बैठता, अगर सुमित यहाँ बैठता तो दाएं और बाएं, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन आया था? यहाँ पे अनिल आया था। और सुमित अगर यहाँ बैठता दाएं बाएं, अगर सुमित यहाँ बैठता तो अनिल यहाँ पे आ जाता। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बोला इसने? अमन सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर है। सुमित के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? अमन। तो अगर सुमित यहाँ होगा तो दाएं से दूसरे, यहाँ तो नहीं आ पाएगा सुमित, फिर सुमित को यहाँ बैठना पड़ेगा, जिससे कि सुमित यहाँ बैठेगा तो अमन जो है, अमन यहाँ बैठ पाएगा इसके दाएं से दूसरे स्थान पर। और ये कौन है? अनिल सुमित के बाएं से दूसरे स्थान पर, दाएं बाएं, बाएं से दूसरे स्थान पर अनिल आ गया। तो ऑप्शन नंबर, यही पूछा है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी टीम का सदस्य क्लाइंट को एक प्रोजेक्ट पेश कर रहा है। उसने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर दिया है, और वह क्लाइंट के प्रति प्रश्नों का जवाब नहीं जवाब देने में असमर्थ है। आपकी क्या रणनीति रहेगी? इस गलती के लिए उस पर चिल्लाएंगे, बीच में रोक देंगे, छूटे हुए बिंदुओं की व्याख्या करेंगे और टीम की ओर से प्रति प्रश्नों का उत्तर देंगे? बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस आपकी कहती है ये होना चाहिए। ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो अगेन सबसे लास्ट वाले पेयर से चेक करेंगे। LIJKL +3, VWX +2, PQRS +3, UVWX +3, सब में +3 है लास्ट पेयर, इसमें +2 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑड वन आउट हो जाएगा। इसमें क्या है, आपको शब्दकोश के अनुसार लगाना है इनको। तो पहले ऑप्शन में देखो 2 और 5, पहले 2 और 5 में से कौन सा आएगा ये चेक करना है आपको। ठीक है, तो 2 और 5 में से पहले कौन सा आएगा? MAL या MAN? LMN, तो L आता है पहले, तो 5 तो नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद 2 के बाद क्या है? एक में 4 एक में 5 है, तो देखें 4 या 5 में से क्या आएगा 2 के बाद? 4 या 5 में से MANI, तो 5 आना चाहिए, तो 4 नहीं आएगा। नीचे क्या है? फोर्थ ऑप्शन में भी 4 है, तो 2 5 3 या 2 5 4, तो 3 और 4 में से पहले क्या आएगा ये चेक करना है आपको। तो 3 और 4 में से पहले क्या आएगा? देखो MASTMAN, तो N पहले आएगा या S पहले आएगा? N पहले आएगा, तो 4 पहले आना चाहिए, 3 बाद में आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 254 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो कितना गैप है देख लो, 11 का +11, इसमें कितने का है? 20 30 40 50, 30 40 50, 33 का +33 का, तो 11 का मल्टीपल दिख रहा है मेरे को, एक बार यहाँ पे चेक कर लो। तो 13 में से 4 गया 9, और 17 में से 8 गया 9, तो यहाँ पे +99, देखो 11 का मल्टीपल दिख रहा है ना, तो पहला मल्टीपल, फिर इसमें तीसरा मल्टीपल है। यहाँ पे कौन सा होगा? चौथा, पांचवा, फिर छठा नहीं, 1 3 5 7 9, पहला मल्टीपल, फिर तीसरा, फिर पांचवा, एक छोड़ के एक, अब पांचवा मल्टीपल प्लस हो जाएगा यानी कि 55, उसके बाद 77 और फिर 79, और सॉरी 99, तो 55 प्लस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 100 और 1 100, 100 और 7 107। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, तो भाई बना लो 7 व्यक्ति, मतलब पंक्ति बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा बैठाते हैं। राहुल तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर, अगर तीर्थ यहाँ पर है तो राहुल कहाँ पर है? राहुल तीर्थ के बाएं से, तो 1 2 तीसरे स्थान पर कौन है? राहुल है। ठीक है, ये तीर्थ है, आपके ऐसे लिख लेते हैं पूरा पूरा। तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर है यार, तीर्थ के बाएं से दूसरे स्थान पर है।
तीर्थ वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तीर्थ 1 2, वसीम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। राहुल और शिखर किसी भी कोने पर नहीं है। राहुल और शिखर कोने पे नहीं है, तो राहुल कोने पे नहीं है, तो इसके यहाँ पे भी एक होना चाहिए। कितने व्यक्ति हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए टोटल, ठीक है। उदय विनय का निकटतम पड़ोसी है। उदय और विनय एक दूसरे के आसपास बैठे हैं। उदय और विनय यहाँ पे बैठे होंगे, उदय और विनय, ठीक है। विनय दाएं विनय दाएं कोने से दूसरे स्थान, दाएं से दूसरे स्थान पर है विनय, ठीक है। और उदय यहाँ पे होगा, ठीक है। राहुल के निकटतम बाएं कौन है? राहुल के निकटतम यहाँ पे कौन है? अभी कोई एक स्टेटमेंट आया था ना कि राहुल और शिखर कोने पे नहीं है, तो यहाँ पे शिखर तो नहीं हो सकता, बचा हुआ कौन? उदय हो चुका, तीर्थ हो चुका, विनय हो चुका, प्रवीण बचा, तो प्रवीण यहाँ बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लीला और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो भाई लीला और उसकी मदर का वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। लीला के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 25 वर्ष थी। लीला की आयु अभी 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले, मतलब 3 यूनिट है, 3 यूनिट पहले वो पैदा हुई थी। तो 3 माइनस करेंगे तो इसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, है ना। भाई ये इनकी अभी फिलहाल की एज है, तो इसकी 3 और इसकी 8 एज मान लेता हूँ। तो 3 वर्ष पहले ये पैदा हुई है, तो 3 वर्ष पहले इसकी माँ की आयु कितनी होगी? जन्म के समय बता रहा है ना, तो 5 यूनिट थी, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो गई। पूछा गया वर्तमान आयु, तो 8 × 5 = 40। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए से जी, 1 से 6 7, और +6 23, 3 3 +6, सब में +6 हो रहा है, तो LMNOPQR, तो आर आएगा, आर आ गया, ठीक है। एस कितना होता है? TUVWXY, तो वाई आएगा आर के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बनाना है आपको भाई, क्या पूछा? ई एल से किस प्रकार संबंधित है? तो ई और एल ये बनाना है, बस इसको बनाओ ही मत, ठीक है। ई हैशटैग का मतलब पी क्यू की पत्नी है, तो ई जो है वो पत्नी है किसकी? जी की, तो जी पति हो गया भाई, ठीक है। G+L, पी क्यू का पिता है, तो जी पिता है किसका? एल का। पूछा गया ई एल से किस प्रकार संबंधित है? ई जो है वो एल की माता हुई ना, अब ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्स में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मूल्य के सिक्के हैं, जिनका मूल्य इतने रुपए है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या बराबर है। तो बॉक्स में कुल सिक्कों की संख्या बतानी है, मतलब सबके सिक्के, जैसे 1 2 और 5 रुपए के सिक्के अगर हमने मान लिया XX है, ठीक है। तो 1 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 1x। 2 रुपए के सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 2x। 5 रुपए के सिक्के की वैल्यू होगी 5x। कुल मिला के रुपए कितने हैं उसके अंदर? 1080। तो 5 और 2 7 और 1 8, तो 8x की वैल्यू इतनी होगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तो XX सिक्के हैं, पूछा गया इसने। सिक्कों की कुल संख्या सब में बराबर बराबर है, 3x है, तो 135 तिया कितना हो जाएगा? 13 39 40, और ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 छात्रों की एक कक्षा में 6 लड़के हैं। कक्षा के मॉनिटर के लिए एक छात्र को कक्षा में यादृच्छिक रूप से चुना जाना है, तो क्या संभावना है कि कक्षा की मॉनिटर एक लड़की होगी? लड़कियां टोटल कितनी हैं? 11 में से 6 तो लड़के हैं, तो 5 लड़कियां हैं टोटल, और टोटल स्टूडेंट्स 11 हैं, तो 5/11 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्लिक हो जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ टिकट घड़ियां हैं, तो कुछ टिकट घड़ियां हैं। सभी बटन टिकट हैं, तो सारे बटन टिकट के अंदर आ जाएंगे। कोई मोहर घड़ी नहीं है, तो घड़ी और मोहर का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। कोई टिकट मोहर नहीं है। टिकट मोहर का संबंध है क्या? कह नहीं सकते हाँ और ना, कुछ नहीं कह सकते डायरेक्ट। कुछ बटन घड़ियां हैं, तो कुछ बटन और घड़ी, बटन और घड़ी का डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिएचर को ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा बताना। एम को क्या लिखा गया भाई? फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखो पहले। एम कितना होता है? 13, तो 13 को 4 कैसे लिख सकते हैं? 3 और 1 4। आई को 9 लिखा गया है। एन कितना होता है? 14 होता है, 14 को 5, यानी कि जो उनकी प्लेस वैल्यू है ना, उनके डिजिट्स को सम करके सिंगल डिजिट में लिख दिया। तो टी कितना होता है? 2 लिख दिया, ठीक है। यू कितना होता है? 3 लिख दिया, ठीक है। आर 18 होता है, 9 लिख दिया, बिल्कुल सही। तो इनको कैसे लिखा जाएगा बताओ। पी कितना होता है? 16, 16 का 7। आर कितना होता है? 7 सारे ऑप्शन में। अरे यार ये मच्छर ने दुखी कर दिया भाई, काटे जा रहा है बार बार। आर कितना होता है? 18, तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। उसके बाद आई कितना हो जाएगा? 9, तो 7 9 9, ये की ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉक को ऐसे लिखा जा रहा है, इसको ऐसे लिखा जा रहा है। पूछा गया है कि इसको कैसे लिखा जाएगा? ONM। तो ONM एक साथ तो किसी में कॉमन नहीं दिख रहा ना, नहीं। तो पहले ओ देख लेते हैं, ओ यहाँ पे है, और कहीं है क्या? ओ यहाँ पर भी है। इसमें कुछ और कॉमन है क्या? MO नहीं। तो इनमें एक ही चीज़ कॉमन है, ओ का क्या हो सकता है वो देखो। 9 इसमें है क्या? नहीं। 3 इसमें है क्या? नहीं। 2 6, 6 इसमें है, तो 6 इसमें भी, इसमें भी। इट मीन्स कि ओ का तो हो गया भाई 6, ठीक है। ठीक है। एन कहाँ पर है? एन यहाँ पर है, और एन यहाँ पर है। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? वही एन होगा, तो 5 कॉमन है,
तो n हो गया 5, तो 6 और 5, ये ऑप्शन खत्म। 6 और 5, और m कहाँ पर है भाई, m यहाँ पर है, और कहाँ पर है m यहाँ पर है, और कहीं पे नहीं है ना m। तो इन दोनों में और कुछ कॉमन है क्या, k भी कॉमन है। तो m और k यानी कि दो चीज़ें कॉमन है, इनमें तो दो अल्फ़ाबेट होंगे, दो डिजिट होंगे। तो 9 है क्या, नहीं। 3 है क्या, 3 है एक, और क्या कॉमन है, 2 और 6, और 2 कॉमन है, यानी कि m का या तो 3 या 2 होगा। तो 6 5 3 या 6 5 2, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड वाला क्वेश्चन। तो भाई इसको सॉल्व करो पहले। 30 दूनी 60, माइनस 3 पंजे 15, 5 5 10 चौक 40। मोड का मतलब होता है 11 से डिवाइड करने पे कितना बचेगा, तो इसमें बचा 20, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। मोड का सीधा मतलब यही होता है। ए से एच तो ज़्यादा गैप है, तो ऐसे देख लो आप कि 1 से 8 7, 8 7 15, 15 7 22, और 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29। तो 26 और 3 यानी कि सी आएगा, ठीक है। बी से 7 यानी कि 2 से 2 प्लस 5 7, 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, तो कितना आ जाएगा, टी यू वी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या विद्यालयों को स्कूल की सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। हाँ, विद्यालयों को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण और शक्ति का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, नॉनसेंस स्टेटमेंट है, गलत होना चाहिए। नहीं, ये छात्रों के शैक्षिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा, ये तो सही सा भी लग रहा है ना, कॉमन सेंस से। ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। दो साइन आपस में चेंज करना है, ठीक है, ये बोला इसने। तो सबसे पहले डिवाइड को देखो, डिवाइड कंप्लीटली हो पाएगा, अगर मैं इंटू की जगह डिवाइड को रख दूँ और डिवाइड की जगह इंटू को रख दूँ, तो डिवाइड कंप्लीटली हो पा रहा है क्या, नहीं, तो इसको पुट नहीं करना आपको, ठीक है। जहाँ पे डिवाइड कंप्लीटली हो पा रहा है उसको ही पुट करना है आपको। तो इंटू और प्लस, तो इंटू और प्लस को अगर इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ पे इंटू कर दूँ और इंटू की जगह प्लस कर दूँ, तो हो पाएगा क्या, 5/35, 7 9 63, बिल्कुल हो पाएगा। देखो यहाँ पे 35 रख दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो 5 7 35, 7 9 63, तो 9 - 7 कितना हो जाएगा, 2 + 21 कितना हो गया, 23। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण और प्रभाव। शहर एक्स में कई लोगों ने इस महीने एक के बजाय दो बिजली के बिल मिलने की सूचना दी है, तो प्रभाव क्या हो सकता है। बिजली बोर्ड ने शहर एक्स में कल होने वाले बिजली कटौती वाले क्षेत्रों का विवरण प्रस्तुत किया। बोर्ड एक्स, शहर एक्स में कल होने वाले बिजली, तो बिजली कटौती का प्रभाव इससे थोड़ी आएगा, बिजली के बिल आ रहे हैं, तो दो बिजली के बिल हैं, तो ये तो गलत होना चाहिए। शहर एक्स के नए आयुक्त ने स्पष्ट किया कि कई बिजली बिलों के बनने के कारण हुई तकनीकी गड़बड़ को ये सही प्रभाव है, ठीक है। कई इलाकों में बिजली बोर्ड के कार्यालयों के बाहर लंबी कतारें देखी गई है, तो कई इलाकों में, लेकिन शहर एक्स में आई है ना, लोगों ने इस महीने एक एक के बजाय इसकी सूचना दी है, तो सेकंड होना चाहिए, या फिर सेकंड और थर्ड दोनों भी होना चाहिए। तो केवल सेकंड मेरे को लग रहा है, थर्ड तो कई इलाकों में दूसरे रीजंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर से ओ, तो ओ पी क्यू आर -3, क्यू आर एस टी -3, एल एम एन ओ -3, एच आई जे के -3, एल जे के एल एम -3, ए बी सी डी -3 हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई जेड ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से आई जे के एल डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी नहीं होना चाहिए। -3 कर करके देखते रहो ना, -3 का मतलब है यहाँ से +3 कर लो, ठीक है। एफ जी एच आई जे +3 हो रहा है, नहीं +4 हो रहा है, सॉरी। आर एस टी यू वाई जेड ए बी सी डी एफ, सब में +3 हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 इमारतें, प्रत्येक का निर्माण अलग अलग समय रेखा में किया गया, कौन सी इमारत सबसे पुरानी, ये प्रश्न है, उसके लिए कथन बताने हैं आपको, कौन सा कथन पर्याप्त है। दो 5 से पुरानी है, तो देखो हम पुरानी को ऊपर लिखते चलेंगे, सबसे पुरानी, और या फिर पुरानी को नीचे लिखते हुए चलते हैं ना, सबसे पुरानी और सबसे आधुनिक या नई, ठीक है, ठीक है। दो 5 से पुरानी है, तो 5 से पुरानी कौन है, दो, तो दो भाई 5 से पुरानी है, ठीक है। लेकिन 4 से नहीं है, तो दो जो है वो 4 से नहीं है, तो 4 पुरानी होगी 2 से, ठीक है। ए केवल 3 से पुरानी है, ए जो है बस 3 से पुरानी है, वरना सबसे नहीं है वो। तो एक जो है वो केवल 3 से पुरानी है, सॉरी, एक जो है वो केवल 3 से पुरानी है, पुरानी तो नीचे लिखा है ना हमने, शिट। एक जो है वो केवल 3 से पुरानी है, बाकी सबसे वो नई है। कहाँ लिख रहा हूँ यार मैं, एक जो है वो 3 से पुरानी है बस, बाकी सबसे नई है, ठीक है। ये क्रम हो गया इनका, कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5 सारे आ गए इसमें। तो कथन ए तो इसका जवाब दे देगा, कुछ भी पूछ लो इससे। तो ऑप्शन नंबर केवल एक पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने 1 जुलाई, ये तो तर्क है, कथन कहाँ है।
खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों के उपयोग से प्लास्टिक बैग के अंधाधुंध उपयोग से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है। तर्क क्या हो सकता है इसके आधार पर? सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल यूज सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसमें तो कहीं नहीं कहा गया, तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। कपड़े के थैले तभी पर्यावरण के अनुकूल होते हैं जब वे पुनः प्रयोज्य हों, रद्दी कपड़े से बनाए गए हों, नहीं तो वे कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। तभी पर्यावरण के अनुकूल होंगे, तो ये तो गलत है ना। वो तो वैसे भी अगर सिंगल यूज भी करो तब भी उनको तो डिकम्पोज कर सकते हैं ना, तो ये भी गलत होना चाहिए। आई थिंक दोनों ही गलत होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो दोनों गलत का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही हो सकता है? तर्क एक दुर्बल है जबकि दो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये दो प्रबल होगा फिर, और क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोला है 9 × 6 का मान 45 है, तो 9 और 6 का मान 45 कैसे हो सकता है ये बताना ना। ये लॉजिक होगा इनमें कुछ एक। तो 9 और 6 15 तिया 45, 7 और 4 11 तिया 33, 6 और 4 10 तिया 30 नहीं है, लेकिन 20 है। 20 क्यों? भी 9 और 6 15 तिया, यानी इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 7 4 11 इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, 6 4 10 इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, तो 5 और 3 8 इनके डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार के फलक के आसन्न यानी कि अगल बगल एडजेसेंट पर क्या आ सकता है? अगल बगल क्या आ सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली चीज़ जब अगल बगल ऐसे पूछा जाए ना, तो सबसे पहले देख लो अपोजिट, क्योंकि अपोजिट वाला नहीं आएगा। तो 4 के अपोजिट क्या है? तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे 3 और 5 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो 7 इसके बगल में नहीं आ सकता, अपोजिट वाला बगल में कैसे आ जाएगा? तो 7 वाले ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर 1 बचा केवल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आज थोड़ा सा हमारे पास सफिशिएंट टाइम बचा है, क्योंकि आज मैंने उतना एक्सप्लेन नहीं किया चीज़ों को। ठीक है, वरना मैथ्स तक आते आते हमारे टाइम कम बचता है थोड़ा सा, कई बार स्पेशली सीजीएल के नए पैटर्न पे, है ना। खैर, अब इसको बकैती करके नहीं गवाएंगे टाइम को, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैथ्स पे आना है ना हमें तो। मैथ्स कहाँ पे है भाई? मैथ्स आ गई। ठीक है, वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई इतनी है, इसके अंदर 4 मीटर 4 सेंटीमीटर चौड़ा पथ है, पथ का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है भाई, 4 सेंटीमीटर चौथा चौड़ा पथ है, तो पथ का क्षेत्रफल बताना है ना। ठीक है, तो भाई देखो, एक वर्गाकार पार्क है, ये वर्गाकार है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक पथ बना दिया। ठीक है, ये कितने सेंटीमीटर चौड़ा है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी ओवरऑल भुजा कितनी है? 10। तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस कर दोगे तो ये पथ का एरिया आ जाएगा। तो बड़े वाले स्क्वायर का क्या हो गया? देखो, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ पे कितनी बची? 2 बची ना, 4 और 4 ये हो गया। ऐसी सेम यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 4 है, तो बीच में 2 बची, तो यानी कि अंदर वाले स्क्वायर की 2 × 2 हो गई। बाहर वाले स्क्वायर की भुजा कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर 100। अंदर वाले स्क्वायर की भुजा कितनी है? 2, 2 का स्क्वायर 4, तो एरिया कितना आ गया? माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा इस पथ का एरिया, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया तथा उसे 2 समान किस्तों में चुकाया गया। प्रत्येक किस्त का मूल्य 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो, तो कितना धन उधार लिया गया था? ठीक है, समान किस्त में देना है, तो भाई रेट कितना है? 5% का मतलब होता है 1/20, तो राशि 20 से 21 हुई पहले वर्ष। दूसरे वर्ष क्या होता है? 20 का स्क्वायर यानी कि 400 से 441 हो जाएगी। दूसरे वर्ष ये होता है, किस्त में यही होता है। ठीक है, बट उसने क्या बोला है? प्रत्येक किस्त का मूल्य 882 रुपये है, यानी कि समान है प्रत्येक किस्त का मूल्य, तो इसको समान बना दो किस्त के मूल्य को। तो इसमें 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो किस्त का मूल्य समान बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 420। तो 820 रुपये अगर मैंने उधार लिए, तो मुझे कितने देने पड़े थे? 800, 4 दूनी 8, 882। ठीक है, 441, 441, 882 हो गए। तो 820 रुपये अगर मैंने लिए उधार, तो 882 की मुझे किस्त देनी पड़ेगी, और दोनों किस्तें बराबर, और 820 ही रुपये दे रखा है। एक किस्त का मूल्य 882 दे रखा है ना, सॉरी 882 दे रखा है एक किस्त का मूल्य, और यहाँ पे भी हमारा 882 आ रहा है, यानी कि कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाई कर रखी है। अगर आधा या डबल आता तो फिर उसको चेंज कर लेते। तो एक किस्त कितनी है हमारी? पूछा गया कितना धन उधार लिया, एक किस्त में हमने 820 उधार लिया, तो 2 वर्ष में चुकाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 1640, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आज मैं बहुत तेज़ी से चल रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है कुछ जैसे मैं डिटेल में समझाता हूँ उस तरह से ना समझा पा रहा हूँ, बट टाइम में विद इन टाइम पेपर को सॉल्व करना, और फिर आज हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं है कि बाद में समझा सकें। ठीक है, पेटी में 9 गेंदें हैं, 2 लाल 3 नीली 4 काली गेंदें हैं।
3 गेंदें निकाली गई हैं, तो क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होंगी? तो 3 गेंदें निकाली गई हैं, तो पहली अगर लाल हो सकती है तो 2C1 इंटू, नीली हो सकती है 3C1 इंटू 4C1 हो जाएगी अपॉन में टोटल कितना, 7 9 C1, सॉरी C3, 3 है ना, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा ये बताओ, 2C1 कितना हो जाएगा, इंटू 1 2 हो जाएगा, इंटू 1 ठीक है। ये C3 है तो कितना हो जाएगा, इंटू 7 इंटू सॉरी इंटू 8 इंटू 7 और अपॉन में 6, ठीक है। ये 6 नीचे से उठ के चला जाएगा ऊपर, काटो इसको, 4 दूनी 8 से 8 गया, और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 2/7 ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगपत समीकरण निकाय इसका इसका आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय का हल होगा। देखो आपको पता है ऐसे प्रतिच्छेदी कहते हैं इसको, ये समांतर होता है और ये एक के ऊपर एक जो होता है इसको कहते हैं संपाती। तो इसके होते हैं अनंत हल, अनगिनत हल। इसका होता है एक भी हल नहीं, कोई हल नहीं, और इसका केवल एक हल होता है ऐसे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अनंत हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 55 को 4 से विभाजित किया था तो शेषफल क्या होगा? 4 एकम 4, 1 की पावर 55 1 हो जाएगा। देखो 5 की पावर 55 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, इसको मैंने इससे भाग किया तो 1 बचा, और 1 की पावर कितना भी कर लो 1 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर ये है, और ये इसको स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे, है ना, या फिर अभी देख लेते हैं, कोई नहीं यार। कॉट थीटा बराबर ये है, तो कॉस और साइन में चेंज कर रखा है, तो कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट बराबर हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन दे रखा है आपको पी अपॉन क्यू, तो पी इंटू कॉस, तो कॉस बराबर क्या है, पी है, तो पी इंटू पी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, माइनस क्यू इंटू साइन, साइन का मतलब क्या है, क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, अपॉन में सेम प्लस करना है तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस क्या दे रखा है आपको, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है ना। तो भाई ये तो एक जैसा है तो कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो बचा क्या, 3 बचा केवल। तो बहुत आसान सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिता और माता की आयु 22 वर्ष है, 4 वर्ष बाद पिता माता और उनके पुत्र की आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तो उस समय पुत्र की आयु क्या होगी? पिता और माता, तो माता प्लस पिता की औसत आयु 22 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। एवरेज मतलब बटे 2 होता है, तो इधर जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद माता कितने के हो जाएंगे, m+4, पिता कितने के हो जाएंगे, p+4, और पुत्र, पुत्र की हमें पता नहीं है, तो अभी की आयु ले लेते हैं इसकी, कि अभी की आयु है 4 वर्ष बाद की, ठीक है। पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष हो जाएगी, है ना, पुत्र की आयु देनी रखी ना यहाँ पे पहले, तो अभी की आयु लिख लेते हैं इसकी, बराबर 18 तिया 54, है ना, तीनों की ये हो गई। तो ये क्या है, माता प्लस पिता प्लस ये क्या, m कौन है, पुत्र है ना, यहाँ तो p लिखेंगे ना, यहाँ तो p, तो p प्लस कितना, ये 8 है इधर, तो ये 8 इधर चला जाएगा माइनस में, तो बराबर कितना बचेगा, 46, ठीक है, बराबर बचेगा 46। तो m+p का मान कितना है, 44। तो पुत्र की क्या पूछे उस समय, जब ये 4 वर्ष बाद की पूछ रहा है ना, 4 वर्ष बाद, तो उस समय कितनी है पुत्र की आयु, 2 हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर क्यू इस प्रकार समकोण है कि, भाई पी क्यू आर बनाना है, त्रिभुज, त्रिभुज बना लेते हैं, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, पी क्यू आर, ठीक है। पी क्यू आर है कोई जिसमें क्या है, क्यू इस प्रकार समकोण है, तो पी क्यू का समकोण है, पी क्यू बराबर x-y है, क्यू आर बराबर x है, और पी आर बराबर x+y है, ठीक है। एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, एस जो है क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है एस, कि क्यू एस बराबर पी क्यू, तो क्यू एस कहाँ पर है, ये वाला, बराबर पी क्यू कहाँ पर है भाई, पी क्यू, अच्छा ये इसके बराबर है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसको मिला दो एक बार, तो ये दोनों बराबर हो गए, अगर ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा क्यू एस बराबर पी क्यू भी दिया हुआ है, क्यू एस यानी कि ये, अच्छा ये तो दिया हुआ है, ये तो मैंने देखा था अभी, ठीक है। एक्स और वाई के किसी भी मान के लिए अनुपात क्यू एस रेशियो एस आर बताना है, ठीक है। और ये समकोण त्रिभुज भी है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, तो देखो पहली बात तो ये भी x-y हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा x है, आपको पता है ये पूरा x दे रखा है, और ये केवल x-y है, देखो इस पूरा x है ना, तो x में से इस भाग को घटाएंगे माइनस, इस वाले भाग को घटाएंगे तो इसकी लंबाई आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, x-x+y, तो ये आ जाएगी y, ठीक है। और पूरे की लंबाई कितनी है, x,
ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, पूछा क्या है रेशियो। तो कोई ट्रिपलेट सेट करके देख लो, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो भाई 3 4 5 आसान सा ट्रिपलेट है, उसको करके देख लो। अगर मैं 3 मानता हूँ इसको, तो ए को 4 मान लेता हूँ, इसको एक्स को, और इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 4 और 1 5, और यहाँ पे एक्स कितना आ गया 3। 3 4 5 ट्रिपलेट सेट कर गया, समझ रहे हो, ट्रिपलेट लगा के देख लिया, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो एक्स माइनस वाई, तो ये 2 हो गया। और ये कितना आ गया, वाई कितना आ गया, वाई कितना है, 1 है ना। एक्स कितना है हमारा, 3 माइनस 1। तो हमें बताना क्या है, क्यू एस और एस आर। तो क्यू एस कितना हो गया, एक्स माइनस वाई, तो 3 में से 1 गया 2, और एस आर कितना हो गया 1। तो 2:1, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था। एक व्यक्ति ने इतने रुपए में 2 भैंस खरीदी, एक को 15% की हानि पर बेचा और दूसरे को 19% के लाभ पर बेचा, यदि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो 15% का मतलब होता है 3/20, तो ये सीपी और एसपी लिख लेते हैं। मैंने अगर 20 रुपए की कोई चीज़ थी, तो वो 15% की हानि पर यानी कि 17 रुपए बेच दी। ठीक है, दूसरी वस्तु 19% के लाभ पर बेची, यानी कि कोई चीज़ 100 रुपए की थी, तो मैंने 119 रुपए की बेच दी। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य बराबर है, तो 119 इसका, तो इसका भी 119 कर लो, 17 7 119 होता है। ठीक है, तो इसमें इंटू 7 करो, तो इसमें भी इंटू 7 करना पड़ेगा, तो आपका क्या हो गया, ये 140 आ गया। ठीक है, पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना है, 140 है, और दोनों भैंसें कितने में खरीदी, इतने में, तो 240 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 1 1 5 2 0, ये 240 की वैल्यू दे रखी है आपको, और आपको निकालनी है 140 की वैल्यू। तो इससे ये खत्म करो, और 2 एकम 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 12 से काट दो, 12 निम्मा 108, 12 छिक 72, 7 निम 63, 7 छिंग 42, सॉरी 7 छिंग 42, 63 और 4 67, 6720। तो ऑप्शन नंबर 2 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 ग्राहकों सीमा और रानी को 1 किलो चावल बेचा। सीमा के लिए वह क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन मात्रा का वजन 12% कम है। रीना के लिए क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है, मात्रा का वजन इतना ज़्यादा है। लाभ हानि बतानी है। ठीक है, रीना को उसने बेचा, तो रीना को 1 किलोग्राम चावल बेचा। अरे सीमा और रीना दोनों है ना, तो एक बार सीमा को, एक बार रीना को। ठीक है, सीमा के लिए वह क्रय मूल्य पे बेचता है, यानी कि वो कहता है कि 100 रुपये का मेरे को खरीद पड़ी है, और मैं तुम्हें 100 रुपये बेच रहा हूँ, लेकिन मात्रा का 12% कम कर देता है। तो मैं मान लेता हूँ कोई चीज़ मैं 100 रुपये की 100 ग्राम लाता हूँ, तो 12% कम कर दिया, यानी कि 88 ग्राम मैंने दिया, बस 88 ग्राम दिया, और कॉस्ट प्राइस 100 बता के ले लिया। यानी मैंने दिया तो केवल 88 रुपये का सामान, और एसपी लिया कितना, 100 रुपये लिया। ठीक है, अब वो रीना के केस में क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पर 25% अधिक पर बेच रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक, तो मैंने क्रय मूल्य 100 माना है, तो 125 रुपये में बेच रहा है, लेकिन मात्रा का वजन 12% अधिक कर रहा है। तो 100 यूनिट था, तो अब वो 112 यूनिट बेच रहा है, 112 रुपए की चीज बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस उसके लिए 112 है, लेकिन वो ले कितना रहा है, उससे 125 ले रहा है। ठीक है, उसका कुल लाभ या हानि, तो कुल उसने सामान कितने का बेचा है, तो 12 इधर चला गया, 200 रुपये का सामान बेचा है, उसके बदले कमाई कितनी हुई इसकी, 225 की, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4, 12.5% का उसका लाभ है। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकगणितीय माध्य बताना है। तो ये आपको दे रखा है एफ और ये एक्स, सॉरी फ्रीक्वेंसी और ये एक्स, तो एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स आपको पता है माध्य क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एक्स कर दो जल्दी से, 5 × 15 150, और 4 दूनी 8 चौक 32, तो 112। ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48, और ये 510, 7 चौक 28, 280, तो 2 5 6 7 8 15, 1 2 3 5 3 8 2 10, तो बटे सिग्मा एफ, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 13 और 7 20, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 6 12, तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 52.6। 52.6 कहाँ पे है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साझेदारी में एक्स पूंजी का 1/6 हिस्सा 1/6 समय के लिए निवेश करता है, वाई पूंजी का 1/3 पूंजी 1/3 समय के लिए इन्वेस्ट इन्वेस्ट करता है, और जेड पूरे समय के लिए शेष पूंजी निवेश करता है। तो भाई पहले एक्स वाई जेड का जो है ना पूंजी निकाल लो, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक्स कर रहा है 1/6, वाई कर रहा है 1/3, और ये बचा हुआ कर रहा है, तो एक बार इसको 6 बना दो नीचे। तो अगर नीचे 6 हो जाएगा, तो ये 2/6 कर रहा है इन्वेस्ट, 6 में से 1 रुपये तो ये इन्वेस्ट कर दे रहा है, 6 में से 2 रुपये इसने इन्वेस्ट कर दिए हैं, 3 रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं, 6 में से बचे 3 रुपये, तो वो 3 रुपये ये इन्वेस्ट कर देगा, है ना। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। ठीक है, समय, तो यदि वर्ष के अंत में लाभ मिल रहा है, तो यानी 1 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है,
और 1 वर्ष का 1/6 समय के लिए एक्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो 1/6 कितना हो जाएगा? 12 महीने का 1/6 हो जाएगा 2 महीने। तो ये 2 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। ये 1/3 समय के लिए यानी कि 4 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। और जेड पूरे समय के लिए यानी कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो कितना हो गया? 2 एकम 2, 8 और 36। टोटल इनका इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में आ गया। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वही प्रॉफिट का रेशियो था। पूछा वाई का हिस्सा कितना होगा? टोटल प्रॉफिट कितना है? 23,000। इसमें वाई का हिस्सा कितना है? 8 बटे टोटल कितना है ये? 10, 46। ठीक है। तो 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 2 चौक 8, 4,000। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और एक भैंस दोनों है। इतने परिवार है, कितने परिवारों के पास गाय या भैंस नहीं है? आसान सा सवाल। देखो, दो सर्कल बना लो ऐसे करके आप, है ना, इंटरसेक्ट करते हुए एक दूसरे को। ये तो गलत बन गया सर्कल। अरे भाई, क्या ही कर रहा हूँ मैं, छोड़ो। दो सर्कल दो सर्कल बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि 15% के पास दोनों चीजें हैं, तो 15 यहाँ लिख दो आप। ये दोनों चीजें हैं जिनके पास, वो यहाँ पे आ गए। ठीक है। उसने बोला 60% के पास गाय है, तो मैंने गाय ये लिख दी और ये भैंस कर दी। ठीक है। ठीक है। तो 60% के पास तो गाय है, मैं मान लेता हूँ 100% है। 100 में से 15 के पास ये हो गया। 60 के पास गाय थी, 15 तो ये रहे ऑलरेडी, तो 45 बचे केवल गाय वाले। ठीक है। भैंस किसके पास है? 30% के पास है, तो 15 के पास ऑलरेडी यहाँ पे है भैंस, तो 15 और ये बच गए। तो टोटल कितने हो गए? ये हो गए 45, 50, 60, 70, 75 लोग हो गए टोटल। और लोग तो 100 थे, यानी कि 25 जो बचे उनके पास, 25% जो बचे उनके पास दोनों में से कोई चीज़ नहीं है। और टोटल लोग कितने हैं? तो इसका 25% यानी कि इसका चौथाई, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240 लोग ऐसे हैं। 240 तो ऑप्शन में नहीं है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अच्छा, ये रहा। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल परिसर में 45 सदस्यों के समूह के लिए औसत दैनिक तैराकी का समय इतना है। 30 सदस्यों के समूह के लिए औसत दैनिक दौड़ का समय 60 मिनट है। 25 सदस्यों के समूह के लिए औसत दैनिक योग का समय इतना है। यदि तीनों समूह को मिला दिया जाए तो खेल परिसर में सभी 100 सदस्यों के लिए औसत दैनिक व्यायाम का समय क्या है? 45 यहाँ पे हैं, इनको 90 मिनट मिलते हैं एवरेज। 30 को 60 मिनट मिलते हैं एवरेज। तो 4, 3, 7, 75 और 25, 100, टोटल 100 लोग हैं और इनका एवरेज बताना है टोटल का। अच्छा ठीक है। 45 लोग हैं जिनका एवरेज कितना है? 90 है। 30 लोग हैं, 30 का एवरेज 60 है। और 25 लोग हैं, 25 का एवरेज कितना है? 75 है। तो ओवरऑल 100 का एवरेज कितना होगा ये बताना है। तो सबका सम निकाल लो जल्दी से, इतनी क्या आप सोचना। तो 0, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और 4, 40। ठीक है। 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36। ठीक है। 6 3 1800, 25 सत्ते, सॉरी 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 76 77 187। तो 5 7 5 12 और 16 17, 4 5 6 7। तो 100 से भाग करना है, 100 लोग हैं तो 77.25। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, पहली दो संख्याओं का एवरेज इतना है। तो पहली दो संख्याओं का योग और अंतिम दो संख्याओं के योग के बीच का अंतर बताना है। रेशियो दे रखा है तीनों का, पहली दो संख्याओं का एवरेज 32 है। तो पहली दो संख्या अगर मैं 3 और 5 ही मान लूँ तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू 32 दे रखी है भाई, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है। तो मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो इसकी वैल्यू 24 हो गई, इसकी 40 हो गई और इसकी 56 हो गई। ठीक है। ठीक है। पूछा क्या इसने? पहली दो संख्याओं का योग, तो ये कितना आ गया? 64। अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आ गया? 90, 96। इनके बीच का अंतर कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2, 6 3 9, 32 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। PQ एक वृत्त की जीवा है। वृत्त पर स्पर्श एक्स, वृत्त पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर बढ़ाई हुई भुजा PQ को आर पर काटती है। एक्स आर। अच्छा, एक ये है भाई सर्कल आपका। ठीक है। इसमें कोई जीवा है एक, तो भाई एक जीवा है ये। ठीक है। ठीक है। जीवा क्या है भाई आपकी? इस पर PQ एक जीवा है। ठीक है। एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर बढ़ाई हुई भुजा PQ, तो PQ बढ़ाया गया है, इसको आर पर काटती है। कौन सी भुजा? स्पर्श रेखा। एक्स आर जो है आर पे काटती है, यानी कि एक स्पर्श रेखा होगी ऐसे करके जो कि आर पे काटेगी एक्स आर। ठीक है। एक्स आर 12 दे रखी है आपको, PQ एक्स दे रखी है और QR कितने दे रखा है? X-2 दे रखा है। आपको पता है एक्स आर का स्क्वायर इसका स्क्वायर बराबर होता है PQ, सॉरी अंदर वाले की पूछनी है, बाहर वाले की पूछ है, PR × QR। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया? 144 बराबर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं, एक्स इंटू ये, मतलब बाहर वाला X-2 इंटू पूरा,
तो पूरा कितना हो जाएगा 2x-2, है ना। तो 144 कब आएगा, जब x का मान क्या होगा, रख के देख लो आप। तो अगर x का मान 10 रखता हूँ तो यहाँ 8 आ जाएगा, 10 दूनी 20 में से 8 गया, 18 8 144, पहले ही ऑप्शन पुट हो रहा है, लो खत्म काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दे दिया भाई, इसको मत देखो, आगे बढ़ो जल्दी से। ये क्या दे दिया, इतना लेंदे लेंदे सवाल। अभी देखते हैं इसको, है ना, थोड़ी देर बाद देखते हैं, आसान सवालों कर लेते हैं पहले। चलो कर ही लेते हैं, जो जो सवाल रह रहे हैं उसको ही करते हुए चलते हैं। इसको छोड़ो, ये तो दिख ही रहा अजीब सा रहा है। एक टैंक भरने के लिए पाइप पी और क्यू द्वारा लिया गया समय इतना मिनट है। पी प्लस क्यू समय लेते हैं भाई आपका 60/7। तीनों पाइप खुले हों तो पूरे टैंक को भरने में लगने वाला समय इतना है। तो एक और पाइप होगा कोई, तीसरा पाइप आर, तो समय लग रहा है भाई 300/23। पी और क्यू द्वारा टैंक भरने में लिया गया समय का अनुपात इतना है। तो पी और क्यू का टाइम का रेशियो 3:4 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 4:3 होना चाहिए। ठीक है, टैंक को भरने में क्यू और आर द्वारा लिया गया समय बताना है भाई। देखो इनका एलसीएम ले लो आप। तो एलसीएम लेना, तो नीचे का तो कोई मतलब नहीं, ऊपर देख लो 300, इनका एलसीएम आ गया। तो इसमें 23 की मल्टीप्लाई 23 आ गया यहाँ पे, और इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 300 बन जाए, 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, तो 35 आ गया इनका। ठीक है, पी और क्यू मिलकर 35 काम करते हैं और तीनों मिलकर 23 काम करें, यानी कि आर जो है वो काम बिगाड़ने वाला है, और ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना काम बिगाड़ रहा है, 23 10 33 12 काम बिगाड़ देता है। ठीक है, पी और क्यू की एफिशिएंसी का रेशियो भी दे रखा है, अगर पी 4 काम करता है तो क्यू 3 काम करता है, मिलके 7 काम करें, बट यहाँ तो 35 दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 है। पी 5 × 20 काम करेगा और क्यू 5 × 15 काम करेगा। ठीक है, बोला क्या है, क्यू और आर, तो क्यू कितना काम करता है भाई, 15 काम करता है, और आर 12 काम बिगाड़ देता है, मिलके 3 काम करेंगे। और समय कितना लगेगा, टोटल काम कितना है 300, तो 3 काम एक मिलके करते हैं, तो 100 मिनट में ही 300 काम कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमारत के शीर्ष पर टावर की लंबाई 24 मीटर है। तो भाई इमारत है एक इमारत है, इस पर शीर्ष पे एक टावर लगा हुआ है जिसकी लंबाई कितनी है, 24 मीटर है। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ पे जमीन पे कितना है भाई, 60 डिग्री है। और भवन के शीर्ष से जमीन पर उस बिंदु का अवनमन कोण शीर्ष से जमीन पर कितना है भाई, 30 डिग्री है। इमारत की ऊंचाई, यानी कि इसको बताना है, एक्स मान लो इसको आप। तो ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। ठीक है, तो लंब बटे आधार, तो 10 30 कितना होता है, 1/√3, तो अगर ये एक्स है तो ये √3x हो जाएगा। ठीक है, अब 60 को लो, तो लंब बटे आधार, तो 24 अब प्लस एक्स, लंब बटे आधार कितना, √3x बराबर कितना हो जाएगा, √3। तो इधर जाएगा √3, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3x हो जाएगा ये इधर आ गया, तो 2x बचा, यहाँ से खत्म, x बराबर आ गया 12। तो लंबाई कितनी आ गई, 12। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 3 और -5 और प्रवणता 2 पर सीधी रेखा का समीकरण बताना है। ये तो पहले भी ऐसे सवाल आए हुए हैं, अगर आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा हो मेंस के लिए सीजीएल। तो देखो बिंदु दे रखे, प्रवणता दे रखी है, तो आपको इसके लिए क्या होता है, ये एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, x1 और y1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 बराबर होता है m, यानी कि प्रवणता, और x-x1। ठीक है, तो y-y1, तो y-y1 कितना है, -5 बराबर m कितना है 2, x कितना है पता नहीं, x-x1 कितना है 3। तो कितना हो जाएगा, y+5 बराबर 2x-6, तो क्या हो जाएगा 2x-y-11, 2x-y-11। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। m का मान बताना है कि इसको संतुष्ट करें, तो m यहाँ पे ये मान बताना है। 4/29 है सारे, तो 4/29 की फॉर्म में बदल दो, 29/4 को 4/29 करेंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी। ठीक है, 4/29 +2 है पावर, 29 माइनस में आ जाएगी, बराबर पावर ओवरऑल कितनी है, 9m+7। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया -12। ठीक है, और यहाँ से 7 इधर आ गया, -19, और बटे में 9 आ गया, -19/9। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई क्या हो रहा है ये, 64 लीटर मिक्सचर में अल्कोहल और पानी क्रमशः इतना इतना है। तो 64 लीटर मिक्सचर है, तो अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है, 1:3 है। तो 4 16 चौका 64, तो 16 16 ऐसे बना दो डायरेक्ट, है ना, 16 3 48, इतना इतना है। 32 लीटर मिक्सचर निकाला गया, तो 32 लीटर मिक्सचर निकालेंगे तो इसी रेशियो में आएगा, 1:3 में ही आएगा। 4 8 32, तो इसमें से 8 ही आएगा, और 3 8 3 24 ही आएगा बाहर, है ना। 1:3 में ही बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 24 बचेगा। ठीक है, उसके स्थान पर 16 लीटर पानी डाल दिया, पानी 16 लीटर ऐड कर दिया इसने, अल्कोहल से छेड़छाड़ नहीं की, तो अब रेशियो बताना, 8:10 3 4, तो 8:40, यानी कि 1:5। ऑप्शन नंबर 1 इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा वारा 2 मिनट बच रही है धारा बाद में लगाएंगे। ये x बराबर ये है, ये बराबर, इसका मान बताना है आपको क्या होगा, ठीक है। रूट एक्स आपको दे रखा है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, बाद में रूट कर देना, अब स्क्वायर कर देंगे तो ए माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होगा तो ए और बी कट जाएगा तो 2 बचेगा माइनस का है, ठीक है। तो x कितना दे रखा है आपको 3 प्लस 2√2 प्लस 1/x 1/3 प्लस 2√2। इसका ना हर का परिमेयकरण कर दो ताकि दिक्कत ना हो। 3 माइनस 2√2, नीचे भी 3 माइनस 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया, एक बचा। ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, ए प्लस बी था यहाँ पे, ए माइनस बी था यहाँ पे, तो उसका मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया। नहीं यार मैं लिख के बता देता हूँ, अब क्या ही टाइम बच रहा है। देखो यहाँ पे ये था, ठीक है, इसने मल्टीप्लाई हमने हर का परिमेयकरण कर दिया तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, तो यहाँ पे एक बचा, ठीक है। और यहाँ पे ये बचा, खत्म काम। 3 - 2√3 - 2√2 बचा, और यहाँ पे माइनस का 2 बचा, √2 से √2 कैंसिल, 3 3 6 में से 2 गया 4, है ना। और इसमें हमने इसका स्क्वायर कर दिया था तो अब इसका रूट करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, है ना। पहले हमने स्क्वायर कर दिया था तो वापस पहले की तरफ जाएंगे तो रूट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। LON LMN दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके उभयनिष्ठ कर्ण LN, तो LN जो है वो कर्ण है उभयनिष्ठ, तो भाई उभयनिष्ठ कर्ण देख लेते हैं L और N, और दो त्रिभुज हैं LON, LON 90 डिग्री है भाई O, तो LON यानी कि O ये 90 डिग्री है, ठीक है। LMN, MN भी 90 डिग्री है और ये उभयनिष्ठ है दोनों का, अच्छा ठीक है, तो ऐसे होगा ये EM होगा, ठीक है। LN, LN एंगल OLM का, तो OLM का समद्विभाजक यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। LN बराबर 29, ON बराबर 20, तो ट्रिपलेट 20 29, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ट्रिपलेट होता है ना। चलो ये तो बना रह गया, सवाल चला गया, इसको देख लेते हैं क्या था ये। अब मुझे ये नहीं पता कि पूछा क्या है, बट यार ट्रिपलेट हो गई, और क्या चीज़ें होंगी इसमें पता नहीं। देखें तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर है, उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये तो भाई कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो जो चीज़ इसकी होगी वही चीज़ इसकी होगी, जो भी पूछा हो आपसे, ठीक है। अगर एरिया पूछा है आपसे तो लंबी हो जाएगा आधारी हो जाएगा, 20 21 29 का ट्रिपलेट होता है ना। और अगर एरिया पूछा है तो ये लिख देना, पूरे का एरिया पूछा है तो एक का एरिया निकाल के डबल कर देना। और जो भी कुछ पूछा है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर एंगल पूछा है तो भाई 45 45 कर देना। और क्या ही पूछा होगा, तो एक सवाल ये हो ही गया था ऑलमोस्ट, अगर टाइम होता तो कर देते इस पर क्लिक। फिर भी हमारे 150 के अप्रॉक्स मार्क्स आए हैं, 150 मार्क्स आए हैं। अगर वो लास्ट वाले क्वेश्चन को ऐड कर देंगे तो 152 मान लो। 7 ही गलत हुए आज हमारे, यानी कि मैथ रीजनिंग में गलत होने का चांसेस ना के बराबर था। स्किप 16 किए, इसका एक बड़ा रीज़न है आज जीके जीएस में बहुत स्किप किए मेरे हिसाब से मैंने। जीके जीएस में काफ़ी रैंडम क्वेश्चंस ज़्यादा थे, है ना। बाकी आज विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ठीक है। मैथ्स में भी शायद हमने एक अपनी इच्छा से स्किप किया था, वो उल्टे सीधे नंबर्स थे जिसमें, और तो कुछ नहीं स्किप किया ना। लास्ट वाला एक क्वेश्चन हम कर ही रहे थे, वो सॉल्व भी हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। 7 क्वेश्चन फिर भी गलत हुए हैं, इसमें भी जीके जीएस या इंग्लिश में गलत हुए होंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ, है ना। बाकी जीके जीएस काफ़ी रैंडम थी, और इंग्लिश ठीक थी, आसान सी थी इंग्लिश, पर फिर भी मेरे मार्क्स तो कम ही आते हैं इंग्लिश में। 30 और 35 से, 30 और 35 के बीच में मार्क्स में जो है वो मान के चलता हूँ, इतने आ जाएं तो काफ़ी है ठीक है। चलो फिर ये था आज का मॉक टेस्ट। टाइम का थोड़ा इशू रहता है इस वजह से अभी आजकल थोड़ा सी चलेगा कुछ दिनों तक। और अब पॉसिबल अगर हो पाया तो एनटीपीसी का जो CBT 2 का मॉक टेस्ट है, ठीक है, जो कि इस वक्त कहाँ पे चल रहा होगा, ओलिव बोर्ड पर चल रहा होगा, तो उसको अगर पॉसिबल हुआ तो कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए फिर ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।